हेलो फ्रेंड्स। एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक देख रहे हैं हम वो हर्ष देख रहे हैं। हर्ष और उसके साम्राज्य के बारे में देख रहे हैं। देखो, जो इतिहास का टॉपिक है ये काफ़ी लंबा है, थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इतिहास में हमको कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक को कंप्लीट करना है जो क्या करें, हमारे सिलेबस मतलब क्वेश्चन हमारे पूरे सॉल्व हो जाए मेंस में, है ना। मेंस में देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हमको क्या करना, बार बार पढ़ना और उनको क्या करना, प्रैक्टिस करना। यही मेंस है ना। हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत होगी, मतलब पढ़ना तो पूरा है लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हमको कंठस्थ करना है, ठीक है। तो हम एक प्रतापी शासक हर्ष के बारे में देखें। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये हर्ष एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में शासन किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताइए, हर्ष के प्रमुख विजयों को बताइए, कौन कौन से क्षेत्रों को इन्होंने जीता, हर्ष के शासन प्रबंधन को समझाइए, हर्ष के साहित्यिक पक्ष लिखिए, हर्ष के शैक्षिक और साहित्यिक पक्ष पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हर्षवर्धन को। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके, हर्षवर्धन की। तो देखो, जो पुष्यभूति वंश है, देखो गुप्त काल के बाद क्या क्या प्रारंभ होता है, आपका पुष्यभूति वंश प्रारंभ होता है। और यहाँ के एक शासक होते हैं प्रतापी, कौन, आपका प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के आपके दो पुत्र होते हैं, एक तो आपका राजवर्धन द्वितीय और आपका हर्षवर्धन, और तीसरा होता है आपका राजश्री। इनकी पुत्री होती है, ठीक है। अभी देखेंगे हम सारी चीज़ों में। तो देखो, हर्षवर्धन की अगर हम थोड़ी सी बात कर ले तो देखो, ये 606 में गद्दी पर बैठेंगे हर्षवर्धन, है ना। और ये पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। माता का नाम क्या है, असुमति है। और इनका जन्म देखो 591 ईस्वी में हुआ है। लगभग ये 16 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे गद्दी पर बैठेंगे, है ना। और ये देखो, थानेश्वर का जो क्षेत्र है, जो आपका प्रभाकर वर्धन है, ये कहाँ पे, थानेश्वर के शासक थे। तो जो थानेश्वर के क्षेत्र बस मिलता है इनको, हर्षवर्धन को। लेकिन ये देखो किस प्रकार से अपने पूरे क्षेत्रों को विस्तार करते हैं, ठीक है। चलो, अगर देखो हर्षवर्धन से 3 मार्कर में आता है आपका, समान सा क्वेश्चन पूछा जाता तो आप कुछ भी बता सकते हैं कि हर्षवर्धन, है ना, पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था, है ना। इसके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे, जिनने रचना की किसकी, हर्षचरित की, ठीक है। और हैंसॉक इन्हीं के समय में यहाँ आए थे, भारत आए थे, जिन्होंने, है ना, लगभग कितना 15 वर्षों तक शासन किया था। ये शिव और किसके, सूर्य के उपासक थे, और इनकी उपाधि क्या थी, शिलादित्य। तो ये 3 मार्कर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हो गई। हम बात कर रहे हैं मेंस के हिसाब से। तो देखो, होता क्या है कि जो हर्षवर्धन है, ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। अब जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे वंशों का क्या होता है, भारत में उदय होता है, ठीक है। जैसे कि ऊपर ये यूपी वाले क्षेत्र में किसका, मौखरी वंश होता है, ठीक है। इधर असम वाले क्षेत्र में कामरूप होते हैं और गौड़ वंश होता है आपका, गौड़ वंश के शासक होते हैं आपके शशांक, ठीक है। इधर नर्मदा वाले क्षेत्र में, इधर नर्मदा के दक्षिण में कौन होता है आपका, पुलकेशियन होता है, जो नर्मदा के तट से में क्या करता है, हर्षवर्धन को रोक लेता है ना। इधर आपके गुजरात वाले क्षेत्र में मैत्रक वंश होते हैं, है ना, मौखरी वंश होते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ पे कौन होता है आपका, उत्तरगुप्त होते हैं, ठीक है, जिसके शासक देवगुप्त होते हैं। अब देखते हैं कि हर्ष जब गद्दी पर बैठते हैं तो इस समय में क्या समस्याएं होती हैं इनके सामने, ठीक है। तो देखो, हर्षवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठेंगे यहाँ पे, है ना, हर्षवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठेंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पे हरियाणा वाले क्षेत्र मान लो, यहाँ पे क्या है आपका, हरियाणा वाले क्षेत्र में कौन है आपका, हर्षवर्धन का शासन है, पुष्यभूति वंश है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम पुष्यभूति वंश है, ठीक है, ये पुष्यभूति वंश हो गया, ठीक है। चलो, इसको थोड़ा सा, है ना, क्लीन समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, मान लो हरियाणा वाले क्षेत्र में, है ना, पुष्यभूति वंश हो गया। मैप में न जाए, ठीक है, ऐसे ही समझा रहा है इसमें, ठीक है। और ये पुष्यभूति वंश हो गया, ठीक है। नीचे क्या है हमारा, ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र आएगा तो मालवा का शासन हो जाएगा इधर, ठीक है। और यहाँ पे गौड़ शासक कौन होंगे, शशांक होंगे, ठीक है। और यहाँ पे होगा कौन, मौखरी वंश होंगे, मौखरी वंश, ठीक है, जो आपका कन्नौज वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे मालवा के शासक कौन होते हैं, देवगुप्त होते हैं। मालवा के शासक कौन होते हैं, देवगुप्त होते हैं। ये क्या करते हैं, मौखरी वंश का शासक होता है कौन, ग्रहवर्मन, ठीक है। कौन होता है आपका, ग्रहवर्मन। तो इस ग्रहवर्मन को पराजित करके इसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गद्दी पर बैठता कौन आपका, जो प्रभाकर वर्धन है, इसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं कौन, राजवर्धन सेकंड बैठते हैं, ठीक है। तो जो मालवा के शासक है कौन आपका, देवगुप्त, ठीक है। देवगुप्त क्या करते हैं, प्रभाकर प्रभाकर वर्धन की भी हत्या कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हूणों का आक्रमण हो जाता है, कहाँ पे आपका, थानेश्वर के क्षेत्र में, मतलब हर्षवर्धन के क्षेत्र में, ठीक है। और उसी समय में क्या होते हैं, इनके पिता की कुछ बीमारी के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बिल्कुल
चारों तरफ गंभीर, भाई की भी मृत्यु हो गई है ना, और जो इनके बहन के पति हैं कौन, ग्रहवर्मन, मौखरी के शासक, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ठीक है। और इन सारे के इनके पिता की भी मृत्यु हो गई है, और इस कंडीशन में कौन आपके बैठेंगे, है ना। जो मालवा के शासक है वो गौड़ शासक किसके साथ, शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में कौन बैठते हैं आपके गद्दी पर, बैठते हैं कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। अब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं, हमको पता है कि जो मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन, ठीक है, शशांक और देवगुप्त में मिलकर किसकी, ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। तो जो आपका जो राजश्री है ये सती हो जाती है, तो इसको ये ग्रहवर्मन और कौन, सॉरी, देवगुप्त और कौन, शशांक क्या करते हैं, इसको बंदी बना लेते हैं इसकी बहन को। तो ये किसी प्रकार से क्या करती है, उनके चंगुल से छूटकर और क्या करती है, विंध्याचल पर्वत की ओर चली जाती है और सती होने के लिए चली जाती है। तो जो आपके हर्षवर्धन है उनके एक मित्र होते हैं कौन, दिवाकर, ठीक है, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो बताते हैं और उन, है ना, कि आपकी बहन है ना विंध्याचल पर्वत की ओर गई, तो हर्षवर्धन जाते हैं अपनी बहन को बचाने के लिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपनी बहन को बचा लेते हैं, ठीक है। अब अपनी बहन और जो ममेरे भाई है भांडी, ठीक है, इनके कहने पर ये क्या होते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, थानेश्वर की जो हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पे गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। कौन, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में, ठीक है। अब होता क्या, देखो कि इनके बहन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण क्या होता है, जो कन्नौज का क्षेत्र है, कन्नौज का क्षेत्र भी हर्षवर्धन को मिल जाता है, ठीक है। और इधर थानेश्वर का क्षेत्र भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो आपका हर्षवर्धन है ये कन्नौज को क्या करते हैं, थानेश्वर से चेंज करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। और उपाधि क्या धारण करते हैं, शिलादित्य, किसने दिया था, हैंसोंग ने, ठीक है। चलो हम बात करते हैं हर्षवर्धन की प्रमुख विजय। अब जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र को जीतते हैं, ठीक है। तो देखो ये उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में इनकी गिनती की जाती है, ठीक है। और हैंसोंग ने जो अपने विवरण है उसमें एक बात लिखी है, क्या लिखा है कि हर्षवर्धन ने सिंहासन पर बैठते ही 6 वर्षों तक निरंतर क्या किया, युद्ध किया, और पांचों भारतों को इन्होंने अधिकार में कर लिया। पांचों भारतों मतलब कौन कौन से क्षेत्रों को इन्होंने अधिकार में कर लिया, तो हम देखते हैं, देखो जो गौड़ शासक होते हैं शशांक, शशांक पर ये विजय प्राप्त कर लेते हैं पहला, है ना। तो देखो ये विजय तो प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है कि शशांक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 619 ईस्वी में, है ना, शशांक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और क्या करते हैं, हर्ष अपने साम्राज्य में इनका क्षेत्र को मिला लेते हैं, ठीक है। और भास्कर कुछ क्षेत्र भास्कर वर्मन को दे देते हैं, क्योंकि भास्कर वर्मन क्या हो जाते हैं, इनके पक्ष में हो जाते हैं, किसके, हर्ष के साथ। तो ये गौड़ शासक किसको, शशांक को। ये शशांक वही है जिन्होंने, है ना, बोधि वृक्ष को कटवाया था, ये बौद्ध विरोधी शासक थे, है ना। चलो अगली बात करते हैं हम बल्लभी। बल्लभी कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात का क्षेत्र है ना, पश्चिम मालवा का क्षेत्र जिसको कहते हैं हम। यहाँ के शासक होते कौन, ध्रुवसेन होते हैं, ठीक है, ध्रुवसेन होते हैं, ठीक है। और हर्षवर्धन के मध्य इसमें युद्ध होती है, ठीक है। तो ध्रुवसेन को हराकर ये क्या करते हैं, बल्लभी का क्षेत्र भी जीत लेते हैं, ठीक है। और आगे चलकर क्या होता है, जो बल्लभी का क्षेत्र है, ठीक है, ध्रुवसेन क्या होते हैं, भागकर कहाँ चले जाते हैं, आपके गुर्जर गुर्जर नरेश के यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। बाद में ये क्या करते हैं, अ, इनसे अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं, कौन, ध्रुवसेन से, कौन, आपके हर्षवर्धन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कौन है, आपके ध्रुव सेन के जो क्षेत्र है वो भी क्या हो जाता है, हर्षवर्धन के साम्राज्य में मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सूरत पर विजय। बल्लभी पर जो आक्रमण करते हैं ये, है ना, मालवा, जो पश्चिमी मालवा पर जो, है ना, मालवा के क्षेत्र को जब ये जीतते हैं बल्लभी को, तो उसी समय ये क्या करते हैं, सूरत पर भी क्या कर लेते हैं ये, है ना, विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार सिंध पर भी विजय कर लेते हैं ये, है ना, हर्षचरित जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है वो सिंध वाले क्षेत्र में भी ये विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जो पंजाब है, मिथिला है, उड़ीसा है, इन क्षेत्र पर भी ये हैंसांग के विवरण से पता चलता है कि इन्होंने क्या कर लिए थे, विजय प्राप्त कर लिए थे। मालवा के शासक कौन होते हैं, देवगुप्त होते हैं, ठीक है। और हर्षवर्धन होते हैं, ठीक है। तो ये मालवा पर भी कौन कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, कौन, आपका हर्षवर्धन, ठीक है। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन क्या करते हैं, पांचों क्षेत्रों को जीत लेते हैं, है ना। तो पांच भारत जिसको कहते हैं, हम पांचों भारतों के ये, है ना, अपने शासन में कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार से क्या थे, बौद्ध विरोधी थे, ठीक है। चलो हम बात करते हैं किसके, हर्षवर्धन की शासन प्रबंधन की बात करते हैं। तो देखो ये क्या है, अगर हमको शासन प्रबंधन की बात करें तो आपको 2 लाइन में इंट्रो देना। तो इंट्रो में क्या लिखोगे आप, कि ये महान विजेता थे, कुशल, है ना, वह क्या थे, सफल प्रशासक भी थे, है ना। उस समय में क्या थी, अशांति और अराजकता फैली हुई थी, ठीक है। तो ये गुप्तकालीन शासन व्यवस्था को क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं
इनका जो शासन प्रबंधन ये 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। केंद्रीय प्रशासन का जो सबसे सर्व प्रमुख व्यक्ति होता था वो होता था सम्राट, ठीक है। कौन होता था? सम्राट। सम्राट क्या था? राजतंत्रात्मक शासन था, यहाँ पे उच्चतम अधिकारी होता था सम्राट, ठीक है। ये क्या करता था? मंत्रियों की नियुक्ति करता था, आज्ञा करता था, घोषणा पत्र करता था, किसी भी चीज की घोषणा करता था, है ना। न्यायाधीश का कार्य करता था, ठीक है। और क्या करता था? सेना का नेतृत्व भी करता था। कौन? सम्राट, उस समय में, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो दूसरा होता था कौन? मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद क्या करती थी? देखो मंत्रिपरिषद क्या करती? सम्राट की सहायता करती थी ये। आंतरिक और विदेश नीति को ये देखती थी, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, इसके बाद कौन होते थे? कुछ पदाधिकारी होते थे, जैसे कि प्रधान अमात्य हो गया, सॉरी, प्रधान मात्य हो गया। ये युवराज के समकक्ष होता था, मतलब उत्तराधिकारी के समकक्ष होता था। महासंधि विग्रह होता था, जो सेना का सर्वोच्च होता था। पुरोहित होते थे, है ना। संधि विग्रह होते थे, जो विदेश विभाग को संभालते थे, ठीक है। अक्ष पटलाधिकृत होते थे, जो सरकारी पत्र भेजते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या थी? इनकी शासन व्यवस्था थी, ठीक है। अगर हम और शासन व्यवस्था की बात करें तो शासन व्यवस्था में यही सारी चीजें हैं, ठीक है। कि जैसे कि कुछ है ना, अवंती होते थे, जो क्या करते थे? युद्ध को संभालते थे, ठीक है। युद्ध और शांति का अधिकारी होता था, अवंती कहते थे उसको हम, ठीक है। सिंहनाद होता था सेनापति, कुंतल होता था अश्वसेना का प्रधान, है ना। और जो स्कंदगुप्त होता था वो दस्त सेना का प्रधान होता था। तो इस प्रकार से सामंत और महाराज होते थे इसमें, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। तो सैन्य व्यवस्था को देखो, सैन्य की अगर हम सैन्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या क्या थे? देखो, अवंती, सिंहनाथ, है ना। ये दौर शांति का होता था। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला होता था अवंती, ठीक है। अवंती के बाद होता था आपका सिंहनाथ, है ना। कौन होता था? सिंहनाथ होता था। सिंहनाथ के बाद होता था कौन? सिंहनाथ कौन हो गया? सेनापति हो गया, ठीक है। कुंतल होता था, जो कुंतल होता था अश्व सेना का प्रधान होता था। कुंतल क्या होता था? अश्व सेना का प्रधान होता था। कुंतल के बाद होता था स्कंदगुप्त। इस स्कंदगुप्त जो था वो हस्त सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त क्या होता था? हस्त सेना का प्रधान होता था। और जो सामंत होते थे या जो महाराज होते थे वो नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था, ठीक है। चलो हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था के अंग कौन कौन से थे। तो हाथी, लगभग माना जाता है कि जो हर्ष के साम्राज्य में लगभग 60,000 हाथी थे। घुड़सवार की बात करें तो 50,000 घुड़सवार थे यहाँ पे। 1 लाख रथ थी इनके पास, और लाखों में पैदल सेनाएं थी। किसके पास? आपके हर्षवर्धन के पास, ठीक है। हर्षकालीन हम कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात कर लेते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो सांस्कृतिक उपलब्धि में देखते हैं हम, अगर हम बात करते हैं किसकी? सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ थी। वर्ण व्यवस्था मतलब चारों आश्रम प्रारंभ थे आपके, है ना। कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या होंगे? शूद्र होंगे, ठीक है। स्त्रियों का सम्मान यहाँ पे कम था। हर्ष के शासन काल में स्त्रियों का सम्मान क्या था? कम था। सती प्रथाएं प्रचलित थी, इसलिए उनकी बहन राजश्री कहाँ जा रही थी आपकी, है ना, आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। और जो रहन सहन था साधारण था, कंदमूल, फल, सॉरी, सब्जियां, साग उस समय उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, ठीक है। तो साधारण जीवन था। इस प्रकार से आप सामाजिक स्थिति बता सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो आर्थिक स्थिति में आपका क्या प्रचलित था? कृषि प्रचलित थी, है ना। और व्यापार था, और कला और कौशल का यहाँ पे क्या हो रहा था? विकास हो रहा था। और जो आय के साधन थे कौन थे? वो कृषि था आपका। कृषि से कर लिया जाता था प्रजा से, ठीक है। धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म का क्या, जैन धर्म, तीनों ही क्या थे यहाँ पे? प्रचार थे, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो केंद्र था वो कौन था? नालंदा था, ठीक है। बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र कौन था? नालंदा था, ठीक है। कन्नौज में देखो 643 ईस्वी में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करते हैं कौन? आपका हर्षवर्धन, ठीक है। और इसमें दान के बारे में बात करते हैं, ये 1/4 1/4 करके, है ना। 4 प्रकार से ये दान देते हैं, ठीक है। तो ये धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग कौन? 200 देशों के राजा और जो धर्माचार्य है वो शामिल होते हैं, ठीक है। ये प्रयाग में क्या करते हैं? एक महा मोक्ष परिषद की स्थापना करते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है? एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करते हैं ये। इसमें लगभग 18 देशों के राजा भाग लेते थे, है ना। छठवीं जो सभा हुई थी उसमें 75 दिन तक चली थी वो। उसमें देखो बुद्ध, सूर्य, शिव, इन तीनों देवताओं के बारे में चर्चा की गई थी, और इसमें दान दिया जाता था, ठीक है। शिक्षा और साहित्य की बात करें तो शिक्षा और साहित्य की बात करें तो इन्होंने देखो इस समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये काफ़ी प्रचलित था, ठीक है। प्रचलित कैसे था? कि उस समय में शिक्षा का केंद्र कौन था? नालंदा था। और हर्षवर्धन खुद एक कवि थे, है ना, एक विद्वान थे। इन्होंने अभी बहुत सारी रचनाएं की हैं तो हम देखेंगे
साहित्यिक पक्ष में देखेंगे हम पूरा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करें हम तो देखो पिता से इनको कौन सा क्षेत्र मिला था, थानेश्वर का क्षेत्र मिला था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के विस्तार को समझाइए। ठीक है, तो देखो इनको थानेश्वर का क्षेत्र मिलता है, लेकिन जो दक्षिणी पंजाब है और पूर्वी राजपूताना प्रांत था। थानेश्वर में कौन कौन शामिल था, पंजाब मतलब जो हरियाणा से लगा वाला क्षेत्र, और जो पूर्वी राजपूताना प्रांत शामिल था। लेकिन जो ग्रहवर्मन की मृत्यु हो जाती है ना, शशांक और कौन देवगुप्त क्या करते हैं, ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। तो जब ग्रहवर्मन की हत्या हो जाती है तो देखो जो कन्नौज का क्षेत्र मतलब जो उत्तर प्रदेश और मगध का क्षेत्र है, ये भी किसके क्षेत्र में शामिल हो जाता है, आपका हर्षवर्धन के क्षेत्र में शामिल हो जाता है। फिर ये कुछ क्षेत्रों को जीतते हैं। पांच भारत में कौन कौन से आते हैं, देखो पांच भारत में पूर्वी पंजाब आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, बंगाल आता है, उड़ीसा आता है। ये पूरे क्षेत्र को हर्षवर्धन क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इनका जो वैवाहिक संबंध के कारण क्या करते हैं, बल्लभी जो मालवा का क्षेत्र है, ठीक है, और जो आपका ऊपर का जितने भी क्षेत्र हैं गुजरात के क्षेत्र हैं बल्लभी वाले, ठीक है, वो सारे वैवाहिक संबंध के कारण क्या कर लेते हैं, वो अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं ये उत्तर से लेकर दक्षिण में है ना, दक्षिण में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, सॉरी दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशियन द्वीप क्या करता है, इनको रोक लेता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी तक विस्तार होता है इनका, इधर पश्चिम में बंगाल तक, बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा, थानेश्वर का क्षेत्र, गुजरात, बल्लभी। इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र में क्या करते हैं, ये अपने शासन व्यवस्था को फैला लेते हैं। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, अपने सारे क्षेत्रों को जीत लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये आगे हम और देखेंगे, पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।